आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। तेलंगाना के विकाराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि सरकार मुस्लिमों की जमीन छीनना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि एक मस्जिद गवा चुके हैं, दूसरी मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं गवा सकते हैं। तो आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मस्जिद तो हमने गवा दी है, लेकिन एक और मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं गवा सकते। तो तेलंगाना के विकाराबाद में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया। मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवारेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म निफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे हैं कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। मोदी जी, मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो जाए। आप विकसित भारत बोलते, ये विकसित भारत है। तो तेलंगाना के विकाराबाद में आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद तो गवा दी है, लेकिन एक और मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं गवा सकते हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। संवाददाता आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आदित्य, एक तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माननीय है, वहीं दूसरी तरफ मन के अंदर बदले की भावना और जो ये कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था उनके संबोधन के जरिए कि हाँ, तो ब्रेन वॉश करने का ये तरीका था। और देखिए नीतू, ओवैसी को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो चर्चा में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले वो टारगेट पे लेते हैं मोदी को और सीधे चैलेंज करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। वक्फ बोर्ड को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, जिसमें कि ओवैसी भी मेंबर हैं। जब भी बैठक होती है, ओवैसी अपनी बात रखते हैं, जोरदारी से रखते हैं, और जो भी तर्क है उनके तर्क सुने जाते हैं, उनको हो सकता है माना भी जाए। तो ऐसे में एक पब्लिक इमोशनल एक अटैचमेंट और इस तरह से जोशीले भाषण दे करके, इस तरह से तेज भाषा में बोल करके वो दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में सक्रिय रहती है और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, बहुत जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है। तो एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ओवैसी किस तरह से मुस्लिम युवाओं को भड़काना है,
उनको किस तरह से याद दिलाना है पिछली चीजें, जो चीज खत्म हो चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, उसके बाद वो विवादित ढांचा अलग हुआ और उसको माना गया कि वहां पर एक मंदिर बनेगा। उस बात को छेड़ना, उस बात को छेड़ के कैसे जोश पैदा करना है, मुसलमानों के बीच में युवाओं को कैसे भटकाना है, ये वो बाखूबी जानते हैं। कैसे उनको नेता बने रहना है, मुसलमानों का हितैषी बने रहना है, ये भी ओवैसी को बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो वही कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने नेम और फेम के लिए कर रहे हैं। ये जो उनका भाषण है, जो ये इनकी स्पीच है, ये उसी क्रम में देखी जाएगी कि इस तरह की भाई एक वक्फ बोर्ड को लेकर के सभी पार्टियों के दलों को शामिल किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठकें चल रही हैं उसमें तमाम राय ली जा रही हैं और उसके बाद कोई निर्णय होगा तो उसको लेकर के अभी से तमाम शंकाएं आशंकाएं पैदा करना, ये एक भ्रम फैलाने की स्थिति है और ओवैसी इसमें मास्टर है। और बिल्कुल आदित्य, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम को हम सुन रहे थे, इसमें ओवैसी ने ये मान लिया है कि यहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपना शासन चलाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में बैठकें चल रही हैं, आप भी बता रही हैं। और कुल मिलाकर लोगों को पहले ही ये बताया जा रहा है कि ये एक तरफा सारी चीजें जो है अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश हो रही है, जो कि ऐसा है नहीं। इस मामले में भी कई बैठकें हुई हैं, कई बैठकें होनी है और एक जो स्पष्ट नीति बनेगी वो इन बैठकों के बाद, विचार विमर्श के बाद ही नीति बनेगी। देखिए बिल्कुल, जो भारत देश है, इस देश के बारे में उन्हें समझाना चाहिए, समझना चाहिए। ओवैसी को बहुत विद्वान आदमी है कि तमाम इस हिंदुस्तान में जहां ये कहते हैं हिंदुओं की हुकूमत है, ऐसा वैसा भी बोलते हैं, यहां पर तमाम हिंदुओं के मंदिर, सनातनी मंदिर सरकार के कंट्रोल में रहते हैं और वो सिद्ध पीठ है, वो कोई छोटे मोटे मंदिर नहीं है। तो यदि सीधे सीधे सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसमें अपना नियंत्रण कर सकती है, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड जैसी चीज में यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है, सरकार को ऐसा लग रहा है, तो एक कमेटी बनाई गई है और उसके लिए कानून अगर बन रहा है और वो कहा जा रहा है कि वो हित में रहेगा, उसमें बेवजह की चीजें नहीं होंगी, जो उसका मिसयूज हो रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन को जो लोग निजी प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं उनको तकलीफ होनी चाहिए, ओवैसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ओवैसी को समझना चाहिए कि ये देश ऐसा है जहां पर तमाम मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं और हिंदुओं कोई बवाल नहीं कर रहे हैं, वो कोई इस तरह का आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे हैं। और वो मंदिर कांग्रेस के काल में कार्यकाल जब था, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय ये अधिग्रहण किए गए थे। तो ये देश समझने वाली चीज है, चीजों को समझना होगा और समझाना होगा, ना कि भड़काना होगा और खुद नेता बनना होगा। ये अंतर है बेसिक। जी, इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को एक बैठे बिठाया ये मुद्दा मिल गया है आने वाले चुनाव में कि वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके संशोधन को लेकर ये जो बयान है, इस तरह के बयान आगे भी असदुद्दीन ओवैसी दे सकते हैं। एक नया मुद्दा उनके लिए है इस वक्त। देखिए बिल्कुल, इस वक्फ बोर्ड को लेकर के कांग्रेस भी अपने बयान दे रही है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और उनके नेता भी बयान दे रहे हैं, सपा के भी तमाम नेता बयान दे रहे हैं। तो उसमें उन नेताओं को पिछाड़ने का काम, उनको पछाड़ने का काम, उससे आगे निकलने का काम ओवैसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी कुछ विधानसभा चुनाव भी लड़ती है, वहाँ से इनकी कवायद होगी कि वहाँ पर अपना अस्तित्व मेंटेन कर सके। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है और मुस्लिम लीडर बनने की देश में कोशिश है कि सर्वमान मुस्लिम नेता बने और वो जो कहें वही मुस्लिम माने। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने जाते हैं या देश के बाकी हिस्सों में, तो कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ हजार वोट इनको जरूर मिल जाते हैं, कुछ 100 वोट जरूर मिल जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है आदित्य, बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास, आगे की खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तेलंगाना के विकाराबाद में ही असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर भी तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, फिर कैसे हार गई कांग्रेस। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को हराना है तो विपक्ष को एक होना होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर कांग्रेस से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो गठबंधन को लेकर बातचीत करने को तैयार है असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक संकेत देते हुए नजर आ रही हैं कि वो कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ गठबंधन के लिए उनकी पार्टी तैयार है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता।
हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिखकर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की हुकूमत बने, हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो। करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। तो ये संकेत कहीं ना कहीं भाषण के जरिए दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो विपक्ष के साथ गठबंधन करने को तैयार है। कांग्रेस पर एक तो तंज भी कसा उन्होंने कि हार की वजह जो है हरियाणा में जिस तरह से हुई है, विपक्ष का साथ नहीं मिला कांग्रेस को, इसी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। और अब ऐसे में कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाने की बात कहीं ना कहीं उनके इस भाषण से संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ AIMIM प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पठान साहब, क्या आप लोग कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए मैडम जी, बार बार आवाज ही को हो रहा है जरा सा। ठीक है, मैं बोलती हूँ डिपार्टमेंट से कि ये जो इशू है इसे दूर करने की कोशिश की जाए। फिलहाल आप अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, क्या होता है, ये हर मर्तबा जब हम चुनाव लड़ते हैं कहीं पर ये लोग बोलते हैं बी टीम सी टीम की टीम है, बीजेपी की वोट कटवा है। अब रिसेंट एग्जांपल देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा में तो MIM एक भी सीट पे नहीं लड़ी, हम लोग नहीं लड़े वहां पर एक भी सीट पर, फिर भी ये लोग हार गए। तो भी हार का ठिकरा किस पे लोग पड़ेंगे? अब कौन है बी टीम डी टीम सी टीम? अब आगामी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्दी, 1 महीना बचा है। तो हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है इम्तियाज भाई, उन्होंने लेटर लिखा महाविकास अघाड़ी को पहले कि देखिए आपका हमारा मंशा इंटेंशन एक ही है कि हमको इनको हराना है, बीजेपी को। शिंदे, हम चाहते हैं कि शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की जो सरकार है वापस दोबारा सत्ता में ना आए, उनको रोकना है। अब आप अकेले उनको नहीं हरा सकते, ये सबने देख लिया। तो वारिस साहब, क्या इसी इंटेंशन के साथ आप चुनाव लड़ेंगे कि आपको इनकी सरकार को हराना, या फिर कोई और मोटिव भी होगा आपका? और क्या मोटिव हो सकता है आपके हिसाब से? अरे भाई, चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हमको इनको हराना है, हम तो लड़ेंगे ना पूरी फोर्सफुली हम लड़ेंगे चुनाव महाराष्ट्र में। क्या लगता है सर, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है यहाँ पर, और किस तरह से बातचीत आगे होगी, अगर कुछ आप बता पाए? नहीं, देखिए अभी बातचीत जो होगी वो तो जो पार्टी के प्रेसिडेंट है असद ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर है इम्तियाज भाई, ये सब मिलकर डिस्कस करेंगे सामने से। पर इनको पहल करना चाहिए ना, सामने आके ठीक है चलिए बात करिए, टॉक्स तो स्टार्ट करना चाहिए, टॉक्स होगा, उसके बाद जो भी होगा आपके सामने आएगा। पठान साहब, ऐसा है क्या कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, NC और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन देखने को मिला, और ऐसे में गठबंधन वहां पर जीत भी गई, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी अगर गठबंधन किया जाए तो पार्टी को यहाँ पर जीत मिलेगी, गठबंधन को जीत यहाँ मिलेगी? देखिए अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो तो ये है कि भाजपा को अपनी कुर्सी खसकती हुई नजर आ रही है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स पे उतर गए, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है, उनको यकीनन समझ में आ गया। मगर हमको इतना यकीन है कि इस मर्तबा जो हमारा काम है, जिस तरह से हमको रुझान मिल रहा है, तो हमको भी अच्छी रीत से कामयाबी मिलेगी। अब हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात है कि ठीक है सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस में अकेली ताकत नहीं है कि इनको हरा सके। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा ख्याल है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो काफी बातचीत हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, सीटों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इस चीज को समझ चुकी है कि हाँ, गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, तभी विजय रथ पर सवार हो सकते हैं? देखिए अब तो ये इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद में झांकना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजी फेल हुई, क्यों हुए, वो तो उनकी लाइन है। अब इसीलिए वो रहना कि आप में ताकत नहीं है पूरी तरह से कि आप बीजेपी को हरा सको, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रस्ताव है। अब उनको आना पड़ेगा ना, अभी एरोगेंस और ये वो सब छोड़ना पड़ेगा और मिलके एक साथ लड़ेंगे तो फायदा होगा।
लेकिन आसान है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त देखिए सैलरी बढ़ाई जा रही है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको रिझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है, तो आपको लगता है कि आसान है? यहाँ पर आप लोग किस नीति के साथ चुनावी मैदान में होंगे? एक तो आपका मोटिव मैं समझ चुकी हूँ कि आपको मोदी सरकार के खिलाफ जो है खड़े होना है, लेकिन जनता के हित में क्या कुछ आपके कदम होंगे? ये आपने अच्छी बात कही कि ये जो सैलरी बढ़ाने की बात की महाराष्ट्र की फिलहाल जो सरकार है, शिंदे सरकार, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर, जब मैं भी एमएलए था हमने असेंबली में सैकड़ों मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसे पे जो मौलाना है उनके पगार बढ़ाई, मगर सरकार के कान में तो जू तक नहीं रेंग रही थी। अब चुनाव के पहले क्या आप इसको अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे इस तरह की ये करना? मगर एक तरफ तो दो ये इनका देखिए दोगलापन जो है ना जनता के सामने आ जाता है मैडम, जब ये एक तरफ तो मुसलमानों के प्रति आग उगलने के लिए अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ देते हैं, रामगिरी को छोड़ते हैं, वो छोटे राणे को छोड़ते हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये करो, गालियां बको, और वो बकते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और दूसरी तरफ इस तरह की ये करते हैं अपीसमेंट है। तो जनता जनार्दन है, पब्लिक सब देख रही है और इलेक्शन है, उसमें इसको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा जवाब। चलिए वारिस जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जोड़े, अपनी बातचीत आपने यहाँ पर रखी है। फिलहाल विकास हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, अगर आज के दिन की बात करें तो आज एक शक्ति प्रदर्शन भी नजर आएगा क्योंकि दशहरे का मौका है। फिलहाल महाराष्ट्र में क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कांग्रेस में गठबंधन को लेकर संकेत तो मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की फिजा क्या कह रही है? किस तरह की चुनावी तैयारियां वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपने सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन की बात की, तो मैं बता दूं कि शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये दोनों ही पार्टियां जो हैं आज दो ठिकानों पे, दो अलग अलग जगहों पर दशहरा की रैलियां कर रही हैं और मकसद यही है कि वो ये दिखा सके कि संख्या बल उनके पास कितना है। जिसके पास ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे माना जाएगा कि उसका जनाधार बड़ा है और इसीलिए इस इवेंट को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बहरहाल हमने शुरुआत की थी कि एमआईएम का जो प्रस्ताव है महाविकास आघाड़ी को कि अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ें तो फायदे में रहेंगे, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्तियाज जलील जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी हैं एमआईएम के, उन्होंने कुछ रोज पहले एक लेटर लिखा था नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको, और इस बात की इच्छा जताई थी कि हम सब साथ में मिलकर चुनाव लड़े तो हो सकता है कि हम सत्ता में काबिज शिंदे सरकार को सत्ता से दूर रख सकते हैं, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ऐसा हम हरियाणा चुनाव में भी देख चुके हैं कि खुद के बूते कांग्रेस वहां पे सरकार नहीं बना पाई है। देखना यही कि कांग्रेस इस बात को कितना समझ चुकी है और क्या गठबंधन के लिए तैयार होगी, और तैयार होगी तो